चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ना स्टार्ट किए थे कौन सी डायनेस्टी? गुलाम वंश। इसी का दूसरा नाम इलबरी, ममलूक, प्रारंभिक तुर्क। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझेंगे आज का क्लास। ध्यान दें, हम लोग पिछले क्लास में जो सुने थे, तेजी से आगे की ओर बढ़ते हुए आज के क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग सुने कि मोहम्मद गोरी के मरने के बाद उसी का गुलाम 1206 ईस्वी में एक व्यक्ति है कुतुबुद्दीन ऐबक, और यह ऐबक शासक बनता है, लाहौर में अपना राज्याभिषेक कराता है। यह कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहता, ये छोटी सी पदवी लेता है सिपह सलार का, मलिक एक पद का, और उसी से ही संतुष्ट होता है। इसने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं डलवाया और न ही कोई खुतबा पढ़वाया। खुतबा माने प्रशंसा पत्र, इसने नहीं पढ़वाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोगों ने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण इसके निर्माण कार्य थे, और इसने दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, पूरा नहीं कर पाया। इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, याद आ गया सबको। और 1210 ईस्वी में लाहौर में ही पोलो या चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो अब हम समझते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक हम लोग पढ़ भी लिए थे और पूरा लिख भी लिए थे, तो क्लियर हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इसी का बेटा है आराम शाह, जैसा नाम वैसा काम, याद आ गया इसको। 1210 से 11 जनवरी में ही खत्म ही है, तो 1210 के लोग इसको मानते हैं। आराम शाह को कुछ अमीरों ने हेड बना दिया, वो भी लाहौर में ही था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक दामाद है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने जनवरी 1211 में एक लड़ाई लड़ा, जूद का युद्ध, और इस युद्ध में उसने आराम शाह की हत्या कर दी, और यहां से हेड इल्तुतमिश हो गया, और अब गुलाम वंश का अगला शासक है इल्तुतमिश। पिछले क्लास में आपको ऐबक लिखा दिए थे, आराम शाह को लिखाते हुए आपको इल्तुतमिश भी पूरा समझाया हुआ, तो तेजी में इल्तुतमिश को फिर से रिकैप करेंगे और तब इल्तुतमिश लिख करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जरा ध्यान से सुने आप। इल्तुतमिश के बारे में हम लोगों ने देखा कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, और इसीलिए गुलाम होने के कारण इसको गुलामों के गुलाम कहते हैं। इसको हम लोग देखे थे कुरान खवा, लाख बख्श, पील बख्श कहते हैं। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम क्यों कहे? गोरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम हम लोग कहे। नेक्स्ट आपको बात याद होगा इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देखे कि ये सभी को प्रसन्न करने के लिए 40 तुर्क सरदारों का इसने एक गठन किया, टीम चालीसा, या इसी को तुर्क ए चहलगानी कहते। 40 तुर्क सरदारों का इसने चालीसा गठन किया और उसी के सहयोग से ही शासन करवा। फिर हम लोगों ने देखा कि इल्तुतमिश पहला शासक है जिसने भारत में अरबी सिक्का चलाया, और यह चांदी का सिक्का टंका और तांबा का सिक्का जीतल, याद आ गया सबको। नेक्स्ट हम लोग देखे कि इल्तुतमिश के बारे में कि यह भारत का पहला वैध सुल्तान है, क्योंकि आज तक भारत में कोई मुस्लिम ऐसा शासक नहीं रहे जो खलीफा से सनद पत्र ली। आपको सनद पत्र का कंसेप्ट भी हमने समझाया था, और यह पहला मुस्लिम शासक है जिसने खलीफा से सनद पत्र प्राप्त किया, और सनद पत्र प्राप्त करने के कारण इनको वैध सुल्तान कहते हैं, वैलिड सुल्तान कहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा इल्तुतमिश के बारे में अगला बहुत इंपॉर्टेंट कि भारत में यह मकबरा शैली का जन्मदाता है। इसके पहले भारत में मकबरा शैली नहीं था। पहला मकबरा इसने अपने बेटा मोहम्मद के मरने पर सुल्तानगढ़ी दिल्ली में है, सुल्तानगढ़ी में बनवाया, तो यह पहला मकबरा भारत का है जिसके जन्मदाता कौन है? इल्तुतमिश। फिर हम लोगों ने सीखा कि इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रणाली प्रारंभ किया, और इक्ता प्रणाली में क्या था? नगद वेतन के बदले भूमि देना, मतलब नौकरी में पेमेंट नहीं मिलेगा, जमीन मिलेगा, फिर नौकरी खत्म, जमीन खत्म, दूसरे को मिलेगा, और इस प्रणाली का नाम क्या था? इक्ता प्रणाली। नेक्स्ट हम लोग इसमें चले इल्तुतमिश में बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसी के समय ऊपर में मंगोल का उत्थान हो, और आप सभी को याद है कि इस समय मंगोलों का जो उत्थान है, इसी मंगोल में एक व्यक्ति है चंगेज खां। व्यक्ति का नाम क्या है? चंगेज खां। और चंगेज खां एक व्यक्ति का पीछा करते हुए, मंगबर्मी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंच गए, याद है सबको। और उस समय हम लोगों ने देखा कि इसने क्या किया? मंगबर्मी की सहायता नहीं किया, और चंगेज खां के आक्रमण का खतरा टल गया। क्या इस समय मंगोल आक्रमण है? नहीं, खतरा बना लेकिन टल गया। नेक्स्ट इल्तुतमिश में बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझाया था कि इसी ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया। आपसे पूछेगा कि कुतुब मीनार प्रारंभ कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा कौन किया? तो इल्तुतमिश ने पूरा कर दिया। नेक्स्ट और क्या हम लोग इस पर सुने? तो इल्तुतमिश के बारे में आपको बताया था इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? रक्षक। इल्तुतमिश का अर्थ क्या है? रक्षक, रक्षा करने वाला इसका मेन नाम का अर्थ है, तो कई बार नाम के अर्थ भी पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखें कि इल्तुतमिश को कि ये 1210-11 से 1236 ईस्वी तक शासक रहा, याद हो गया सबको। नेक्स्ट हम लोग देखें कि इल्तुतमिश और ऐबक में, ऐबक को भारत में तुर्क सुल्तान, तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं, और इल्तुतमिश को भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन है? ऐबक। तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश, क्योंकि रियल रूप में इसी ने उस मुकाम तक इसको पहुंचा दी। अब हम लोग देखें इल्तुतमिश का मेन बेटा मोहम्मद था, इसी से समझ सकते हो कि मेन पुत्र के रूप में उसको मानता था, क्योंकि अब इस बेटे के लिए इसने मकबरा बनवाया, और बेटा के मरने के बाद भारी निराश है। क्यों निराश है? क्योंकि अब इसका अगला जो बेटा है बहराम शाह, वो बहराम शाह जो देख रहे हो, आराम शाह पहले था, बहराम शाह बाद में, आराम और बहराम दोनों बगल में। तो आपको ध्यान रखना है कि बहराम शाह, इसको लग रहा है कि मेरा ये बेटा पिंडिया जो राज स्थापित किए चला नहीं पाए, उससे तेज तो हमारी बेटी है रजिया। रजिया इसकी बेटी है, और ये पहला मुस्लिम शासक है जो कह के मर रहा है कि मेरे बाद मेरे बेटी को हेड बना देना। बेटा काम लायक मोहम्मद था, वो तो मर ही गया है, बेटी चला लेगी, लेकिन बेटा से नहीं चलेगा। कई बार होता है बेटा को लगता है कि भारी नालायक है, उसी में बहराम शाह को सोच रहा है। और लेकिन जो तुर्क सरदार 40 हैं, इन लोग को लग रहा है इल्तुतमिश के मरने के बाद 36 में कि रजिया को अगर हम हेड बना देंगे तो एक महिला के आगे हम लोग को झुकना पड़ेगा, और महिला को इतना ऊंचा पद पर दे दे, कोई महिला अब तक भारत की हेड नहीं बनी थी। और इसीलिए तुर्क सरदार इल्तुतमिश की इच्छा के विरुद्ध ये 40 मिल करके और इल्तुतमिश के मरने के बाद बहराम शाह को ही शासक बना दिया। तो इसमें रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यहाँ इसमें है उसका बेटा फिर आएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ध्यान दीजिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह यहाँ पे शासक बन गया, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब हेड बना इल्तुतमिश के बाद, इसके बेटा है, इसको हेड कौन बनाया? तुर्क सरदार सब मिलकर। जबकि इल्तुतमिश की इच्छा क्या थी? रजिया सुल्तान हेड बन जाए, लेकिन जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह हेड बन गया तो रजिया बेचारी क्या करती? महिला थी, शांत बैठ। नाम केवल ये हेड है, इसकी मेन माता जी है साइड से, वही है शाह तुर्कान। माता का नाम क्या है? शाह तुर्कान। और देखिए
मेन चाबी मां के पास है। बेटा के कम बुद्धि है तो मां ही साइड से दिमाग दे रही और यही मेन संचालन कर रही है। अब यहां पर माहौल क्या हुआ, लाहौर में विद्रोह हो जाता है। राजा कमजोर होगा तो विद्रोह हो। इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पहली बार दिल्ली को राजधानी किसने बनाया, इल्तुतमिश। आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां है, लाहौर। पहली बार दिल्ली राजधानी कौन बनाया, इल्तुतमिश। और इसीलिए लोग दिल्ली में रह रहे थे। विद्रोह कहां हो गया, लाहौर में। तो माता के कहने पर रुकनुद्दीन फिरोज लाहौर गया कि भाई विद्रोह को शांत करें, नहीं लड़ने आता तो हाथी पर चुपचाप बैठो, सेना देखेगा कि हाँ राजा है तो लोग लड़ेगा। और पूरे सेना लेके लाहौर पहुंचा। जब लाहौर पहुंचा तो रजिया सुल्तान शुक्रवार के दिन दिल्ली के मस्जिद में हाजिर हो गई। अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इल्तुतमिश में है। इल्तुतमिश पहला शासक है जिसने न्याय के लिए अपने गेट के आगे संगमरमर के 2 शेर बना के रखा था और उसके गले में घंटी लटकाया था। कहा कि किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो आ जाओ और घंटी बजा दो जो शेर के गली में। वो घंटी का मतलब समझ लो तुम शेर को जगा रहा है, जो अन्याय कर रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए आगे 2 न्याय करने वाला इस तरह के लेके एक मुगल में भी पढ़ोगे, वो भी घंटी न्याय की लगाए थे। जहांगीर न्याय की घंटी उनकी भी थी, लेकिन वो लगा के दरबार में घंटा पड़ा रखे थे, रस्सी बाहर रखे थे और कहते थे कि समाज में किसी को दिक्कत है तो आके घंटी बजा लेना। घंटी बजाते ही हम सुन लेंगे तो हम पूछेंगे क्या दिक्कत है, बुलाओ। दुर्भाग्य से घंटी को नहीं बजाया, घंटी को बजा देगा। कोई आदमी जाएगा भी तो वहां पर पूरा पुलिस भरा हुआ, क्या जी तो फलाना घंटी बजाना, इधर आओ घंटी बजाएगा तो तुम्हारी घंटी हम बजा देंगे, पहले बोलो काम क्या ये है, तो किसी तरह उसको भगा दे। राजा तक की कान की आवाज ही नहीं पहुंचेगी। अब वही तरह की बात यहां है। यहां अब रजिया सुल्तान, मुस्लिम इस्लाम धर्म है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ना, घर में ही पढ़ लो, लेकिन एक दिन शुक्रवार का दिन दोपहर वाली नमाज मस्जिद में पढ़ना। और इसीलिए जितने भी मस्जिद थे शुक्रवार के दिन दोपहर की नमाज में भीड़ ज्यादा होगी। और रजिया देखी कि भाई जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह कहां पहुंचा हुआ है, लाहौर। तो बढ़िया है, मौका चांस है, ये सौतेली मां है, शाह तुर्कानी सुनेगी नहीं, तो इसीलिए चले दिल्ली के लोग से मिलते हैं। अब रजिया सुल्तान यहां पर पहुंच गए। मस्जिद के आगे जब नमाज खत्म हुआ, वो बाहर खड़ी थी। जैसे ही लोग निकलने लगे, लाल वस्त्र पहन के थी, लाल वस्त्र इल्तुतमिश कहा था कि न्याय मांगने वाला पहनना, और न्याय मांगने के लिए कही कि जनता के दरबार में आज हम न्याय मांगने आए। अब तो भीड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग पूछा कौन है भाई, कौन है, इल्तुतमिश की बेटी। और भीड़ बढ़ रहा है, कोई काम लायक नहीं भी रहा, खाली तुमको सुनाई दे कि हाँ ये मोदी जी की पत्नी। समझ रहा भीड़ कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, खाली इसका प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नी। हम भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, उनकी बात को सुनते हैं तो भीड़ घटेगा कि पूरा बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन। अब लोग सुना इल्तुतमिश की बेटी तो और भीड़ बढ़ा हुआ। पूरे लोग के सामने रजिया ने कहा, हमारे पिता ने हमें शासक बनाने को कहा था, ये सरदार लोग इसको बना दिए हैं और हमारे साथ अन्याय हुआ, हम आपके अदालत में न्याय मांगने आए। जनता फौर में आ गई। पूरी भीड़ कही कि चलिए चलिए आज अभी गद्दी पर आपको बैठाएंगे। और पहली शासिका रजिया जनता के द्वारा गद्दी पर बैठाई गई। इतनी भीड़ दिल्ली के इस दरबार में आ गई कि डर से शाह तुर्कान साइड है और गद्दी पर रजिया बैठ गई जनता के सहयोग से। और इस प्रकार जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह लौटता है तो रजिया उसकी हत्या करवा देती। और नए शासिका के रूप में पहला ऐसा मौका है कि एक महिला शासिका बन रही है, वो भी मुस्लिम फेज में, और इसका नाम है रजिया सुल्तान। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। बहुत ही अच्छा प्रश्न। रजिया सुल्तान 1236 में, सॉरी इसमें 1236 से 40 तक हेड है। अब देखो जरा, रजिया सुल्तान को शासक कौन बनाए, जनता ने बनाए। रजिया सुल्तान के पिता कौन है, इल्तुतमिश है। और यहां पर अब इंपॉर्टेंट बात जरा ध्यान से समझिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात एक है, और वह क्या है कि रजिया सुल्तान पुरुषों के ड्रेस में बैठ रही। उस समय मुस्लिम महिला को नकाब पूरा एकदम पहन के तब चलना है, और ये पुरुष ड्रेस में बैठती थी। स्वयं लड़ाई का मॉनिटरिंग करने जाती थी। और कुछ इतिहासकारों ने यहां तक लिखा कि रजिया में सब गुण अच्छा था, एक छोड़ करके वह था कि महिला थी। बाकी सारे गुण इसमें अच्छा है, एक शासक में जो होना चाहिए इसमें सब चीज है। और रजिया बढ़िया से शासन कर रही है। और उसी बीच जो तुर्क सरदार लोग हैं, इन लोगों ने लोगों को रिचार्ज किया कि महिला के कितना दिन राजपाट चलाने देना। और उसी में एक व्यक्ति है अल्तुनिया। ये अल्तुनिया कहां का है, अल्तुनिया भटिंडा के शासक। और भटिंडा में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह किया तो रजिया सुल्तान कही कि इस विद्रोह को दूसरा कोई दबाने नहीं जाएगा, हम स्वयं जाएंगे। और रजिया सुल्तान भी खुद लड़ती थी। और इसीलिए रजिया सुल्तान अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने स्वयं भटिंडा गई। दुर्भाग्य से सभी तुर्क सरदार जो इनके विरोधी थे, वो पहले से अल्तुनिया के पास पहुंचे हुए थे। अल्तुनिया के सपोर्ट में काफी लोग थे। अल्तुनिया को सब चढ़ाया था कि तुम हेड मुंह बनो, हम लोग तो भाई वहीं तुर्क है, ज्यादा नहीं बन सकते, तुम विद्रोह करो, सपोर्ट करेंगे, रजिया को किसी तरह हटा देना। और इसी कारण से अल्तुनिया के जाल में रजिया फंस गई। और अल्तुनिया रजिया को हरा करके बंदी बना लिया और जेल में डाल दी। अब देखो रजिया दिल्ली से भटिंडा के जेल पहुंच गई। अब जेल में रजिया जब है तो सबसे खुश अल्तुनिया है कि लगता है अगला राजा हम ही बने। लेकिन तब तक अमीर लोग क्या किए, यही रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटा बहराम शाह को हेड बना दिए। बहराम शाह को हेड बना दिए। एक कब, 1240 में। और 40 से 42 बहराम शाह हेड है। और जब बहराम शाह हेड बन गया तो सबसे दुखी अल्तुनिया कि हमको मुंह बनाया और अंदर अंदर दूसरा गेम कर दी, हम विद्रोह की, हम रजिया को बंद किए हुए, तो हमको हेड बनना चाहिए, हराए उसको हम, और हेड बन गया उसका बेटा। तो ये तो बहुत बदमाशी हो गया। रजिया से अभी जाके जेल में ही मिल रहा है कि हम गलती की, हम तो शासक बनने के लिए इस तरह का किए थे। रजिया भी जब सुनी कि बहराम शाह फिरोज शाह का बेटा हेड हो गया, तो ये दोनों अब प्लान किए और रजिया और अल्तुनिया विवाह कर लिए कि अब हम ही लोग यहां पर मजबूत बनेंगे, दिल्ली पर आक्रमण करेंगे और फिर से दिल्ली पर राज हो जाएगा। अल्तुनिया भी तैयार, कैसे भी हमको कुछ मिला नहीं, हम तो विद्रोह किए थे कि हेड बनेंगे। बात समझ लीजिए, हम हेड बनेंगे और यहां कुछ फायदा नहीं। तब इसने रजिया सुल्तान से विवाह करके और हमला किया दिल्ली पर। उसी समय एक लड़ाई है 40 में, दिल्ली पर राज, तो हम विद्रोह की, हम रजिया को बना दिए। एक कब के बंदी बना लिया और जेल में डाल दी। अब देखो रजिया दिल्ली से भटिंडा के जेल पहुंच गई। अब जेल में रजिया जब है तो सबसे खुश अल्तुनिया है कि लगता है अगला राजा हम ही बने। लेकिन तब तक अमीर लोग
अल्तुनिया के सपोर्ट में काफी लोग थे। अल्तुनिया को सब चढ़ाया था कि तुम हेड, और जब विद्रोह किया तो रजिया कितना दिन राजपाट चलाने, और उसी बीच जो तुर्क सरदार लोग हैं इन लोगों ने लोगों को रिचार्ज किया कि महिला के कितना दिन राजपाट चलाने देना। और उसी में एक व्यक्ति है अल्तुनिया। ये अल्तुनिया कहां का है? अल्तुनिया भटिंडा के शासक, और भटिंडा में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह किया तो रजिया सुल्तान कही कि इस विद्रोह को दूसरा कोई दबाने नहीं जाएगा, हम स्वयं जाएंगे। और रजिया सुल्तान भी खुद लड़ती थी, और इसीलिए रजिया सुल्तान अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने स्वयं भटिंडा गई। दुर्भाग्य से सभी तुर्क सरदार जो इनके विरोधी थे वो पहले से अल्तुनिया के पास पहुंचे हुए थे। अल्तुनिया के सपोर्ट में काफी लोग थे। अल्तुनिया को सब चढ़ाया था कि तुम हेड मुंह बनो, हम लोग तो भाई वहीं तुर्क है, ज्यादा नहीं बन सकते, तुम विद्रोह करो, सपोर्ट करेंगे, रजिया को किसी तरह हटा देना। और इसी कारण से अल्तुनिया के जाल में रजिया फंस गई, और अल्तुनिया रजिया को हरा करके बंदी बना लिया और जेल में डाल दी। अब देखो रजिया दिल्ली से भटिंडा के जेल पहुंच गई। अब जेल में रजिया जब है तो सबसे खुश अल्तुनिया है कि लगता है अगला राजा हम ही बने। लेकिन तब तक अमीर लोग क्या किए, यही रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटा बहराम शाह को हेड बना दिए। बहराम शाह को हेड बना दिए। ये कब? 1240 में, और 40 से 42 बहराम शाह हेड है। और जब बहराम शाह हेड बन गया तो सबसे दुखी अल्तुनिया है कि हमको मुंह बनाया और अंदर अंदर दूसरा गेम कर दी, हम विद्रोह किए, हम रजिया को बंद किए हुए, तो हमको हेड बनना चाहिए, हराए उसको हम, और हेड बन गया उसका बेटा। तो ये तो बहुत बदमाशी हो गया। रजिया से अभी जाके जेल में ही मिल रहा है कि हम गलती की, हम तो शासक बनने के लिए इस तरह का किए थे। रजिया भी जब सुनी कि बहराम शाह फिरोज शाह का बेटा हेड हो गया तो ये दोनों प्लान किए और रजिया और अल्तुनिया विवाह कर लिए कि अब हम ही लोग यहां पर मजबूत बनेंगे, दिल्ली पर आक्रमण करेंगे और फिर से दिल्ली पर राज हो जाएगा। अल्तुनिया भी तैयार, जैसे भी हमको कुछ मिला नहीं, हम तो विद्रोह किए थे कि हेड बनेंगे, बात समझ लीजिए, हम हेड बनेंगे और यहां कुछ फायदा नहीं। तब इसने रजिया सुल्तान से विवाह करके और हमला किया दिल्ली पर। उसी समय एक लड़ाई है 40 में, कैथल का युद्ध। लड़ाई का नाम क्या है? कैथल का युद्ध। और कैथल की लड़ाई 1240 में जो लड़ा गया, इसमें रजिया सुल्तान और अल्तुनिया हार गए। और दोनों जब लड़ाई हार गए तो इनकी सेना हार गई, तो दोनों डर से जंगल भाग गए। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहीं जंगल के जो डकैत थे वो लोग इन दोनों की हत्या करके सब सोने चांदी के जो गहना जबर थे सब लूट लिए, छीन लिए और दोनों की हत्या कर दी। तो रजिया का अंत बड़ा दुखद हुआ। आपके लिए प्रश्न आएगा, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। अब देखिए बहराम शाह को लोग हेड बना दिया और एक नया डिजाइन कर दिया। क्या? तो कहा कि भाई देखिए पहले से बादशाह के वजीर होते थे, वजीर का मतलब प्रधानमंत्री, तो पहले से वजीर होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। अब बहराम शाह के समय इन लोग तुर्क सरदार लोग एक नया पद बनाया और उस पद पर कहा कि एक व्यक्ति होंगे जो राजा का मेन सुरक्षा देगा, प्रधानमंत्री तो ड्यूटी करते ही, और उस पद का नाम रखा नायब। और ये बहुत अच्छा प्रश्न आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पद। नायब का मतलब है संरक्षक, और नायब पद किसके समय सृजित हुआ? बहराम शाह के समय नायब पद का सृजन हुआ। अब ध्यान दीजिए, नायब पद पर पहली बार बैठने वाला एतगिन था। ये पहला नायब है, संरक्षक है। अब संरक्षक का मतलब राजा को कह दिया कि नाच गान मिजाज से देखते रहिए, हम संरक्षक हैं, इनको हिफाजत करने वाले, और बाकी तो सब राजपाट प्रधानमंत्री चलाएंगे। ले देखिए राजा एक रबर स्तंभ बन गया बहराम शाह के समय। एक इसी कारण से ध्यान रखना, बहराम शाह के समय ही 1241 में भारत पर पहला मंगोल आक्रमण हुआ। उधर मंगोलों का खतरा बना, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसके समय मंगोल आक्रमण का खतरा बना लेकिन टल गया? इल्तुतमिश बना लेकिन टल गया। लेकिन किसके समय मंगोल आक्रमण हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, बहराम शाह के समय भारत में पहली बार मंगोल आक्रमण हुआ। अब ध्यान दें, इसमें हम लोग बहराम शाह के बाद देखें, अगला हेड है मसूद शाह। अब मसूद शाह के समय हम लोग देखें, ये भी सेम उसी तरह का है, केवल नाम मात्र का राजा है। और इनके समय भी मेन संचालन कौन करेंगे? नायब। नायब ही हसन इस समय है और हसन ही मेन संचालन कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा इन लोग की कोई क्रियाकलाप नहीं। अब मसूद शाह के बाद अब एक मेन व्यक्ति आएंगे, लंबे देर तक शासन करेंगे और उनका शासन 1266 तक रहेगा। और फिर 66 से आगे 87 बलवन होगा। बलवन 66 से 87 जाएगा। बलवन से पहले बताओ कौन है? जल्दी बोलिए। नासरुद्दीन महमूद, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ध्यान रखना है, नासरुद्दीन महमूद इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ठीक रिवर्स कंडीशन, नासरुद्दीन महमूद जो देख रहे हो ये बलवन के कौन है? दामाद है। बलवन बूढ़ा है, दामादे हेड है और ससुर बॉडीगार्ड है। इसलिए देखो बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी बात तुमको समझना है। इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि तुर्के चहलगानी जो तुमको बताया 40 व्यक्तियों का टीम इल्तुतमिश बनाया, 1236 के समय सोचो बलवन है वहां, उस टीम में बलवन भी शामिल। और देखते देखते बलवन को एक्सपीरियंस होते जा रहा है। और बलवन क्या किया है कि इसी नासरुद्दीन महमूद जो देख रहे हो, इससे बेटी का विवाह करके और आहिस्ते से नायब पद सौंप ली। ये जो देख रहे हो इनको धर्म में बहुत आस्था है, अल्लाह के पूजा में बहुत ध्यान। तो ये क्या कर रहे हैं, पूरा प्रभार बलवन को दिए हुए हैं कि ससुर जी संभालिए और हम पूजा करेंगे। उल्टा है, बूढ़ा आदमी को पूजा करना चाहिए, जवान संभालेगा, और यहां जवान आदमी पूजा करने में लगा है, बूढ़ा संभाल रहे हैं। देखो रिवर्स कंडीशन। और बलवन इसमें नायब पद रहा, इस सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि नासरुद्दीन महमूद का नायब कौन था? बलवन। और बलवन को इन्होंने उल्लुग खां की उपाधि दिया। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उल्लू नहीं रहे, उल्लुग खां। उल्लुग माने बड़ा होता है, कि सभी खानों में बड़ा कौन है? तो हमारे ससुर जी है। कौन? बलवन। देखिए बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है। बलवन को उल्लुग खां की उपाधि किसने दिया? नासरुद्दीन महमूद उसका ससुर नहीं, उसको उल्लुग खां की उपाधि दिया। उल्लुग खां का मतलब बड़ा होता है। और ध्यान दीजिए, इस समय संचालन कौन कर रहा? जो संचालन है बलवन। इसीलिए इनकी हत्या करके अब बलवन ही हेड हो गया 1266 में। जब हम सब सीख गए तो दामाद उमाद का रिश्ता खत्म, अब राजपाट चलना चाहिए। और 1266 से 87 बलवन अब एक नया टेंशन में है। बलवन को देखो सबसे ज्यादा टेंशन क्या है? ये 40 इसके समय सबसे ज्यादा टेंशन है, क्योंकि इसका बैचमेट लोग ही दरबारी
और ये राजा बना है और नीचे सब बैचमेट है। जो इल्तुतमिश समय 40 था उसमें यही ऊपर आ गया 39 नीचे है। तो इसको दिक्कत यह है कि हम कुछ बोलेंगे तो सब वैल्यू नहीं दे, सब बैचमेट है। हम कुछ बोलेंगे तो कहेगा तुम ही बैठ के नहीं पहले कहता था, अब ये ऐसे हो गया, तुम इतना तेज हो गया, तो भारी दिक्कत है। तो इसने पहला काम किया कि 40 का दमन, सब 40 खत्म। बहुत शानदार क्वेश्चन आएगा, 40 का गठन किसने किया? इल्तुतमिश। 40 का दमन किसने किया? बलवान। क्यों दमन किया? जो समझ ही रहे हो, समस्या है बैचमेट। इसीलिए इसने कहा कोई वीआईपी कल्चर नहीं, 40 नहीं है, तुम लोग भी रहेगा और लोग बहाल होगा। और इसने सबसे इंपॉर्टेंट रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। रक्त एवं लौह का मतलब हमेशा लोहा तलवार पजा के रखता था कि कभी भी सजा छोटा मोटा नहीं देंगे, खून से भेंट कराएंगे इसको। मतलब सीधे दरबार में हंस भी दिया तो मृत्यु दंड देने वाला बलवान है। नियम इतना टाइट बना है बैचमेट है ना जी, तो सब हंसेगा, कुछ करेगा तो लोग हंसे। तो इसलिए इसने कहा कि दरबार है, खेल मत समझो, मृत्यु दंड मिलेगा। हंस दिया मैंने, इसको खत्म करो, तब सब सीरियस बैठे। और बलवान ने पहली बार राजत्व का सिद्धांत दिया, राजत्व को डिफाइन किया कि राजा कौन है। तो इसने कहा कि राजा कौन है? जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही नबायते खुदाई। ध्यान दीजिए, बलवन कह रहा है कि राजा जिल्ले इलाही है। जिल्ले मने छाया, इलाही मने अल्लाह। राजा अल्लाह का छाया है, राजा छाया है, उसको जिल्ले इलाही का। नबायते खुदाई, राजा ईश्वर की प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। और इस नाम पर यह टाइट होगा ताकि देखो, जब तक नीचे थे तो अलग बात, ऊपर पद पर जैसे आए तो हम अल्लाह का परछाई है, हम उनका रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इसीलिए मुंह नहीं लगाना है, मजाक तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह का दरबार चल रहा है, चुपचाप बैठ के सुनना है। ये बेचारा क्यों ये सब दिया, जो समझ रहा होगा इनकी समस्या। बलवन ने एक नई पद्धति चलाया और वह फारसी पद्धति, ईरानी पद्धति का नाम था सिजदा और पैबोस। इसलिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब के समय जाके खत्म हो सिजदा और पैबोस। देखो इस्लाम धर्म में क्या है, किसी के आगे नहीं झुकना। तुमको कोई मिलते भी है तो टाइट होकर सलाम वालेकुम बोलो, झुकना सिर्फ अल्लाह के आगे, नमाज पढ़ते समय झुको, बाकी प्रणाम सलाम भी टाइट होकर, झुक के नहीं करना। और बलवन कहता है कि राजा अल्लाह की छाया है, तो अल्लाह के आगे झुकोगे ना, तो छाया के आगे भी झुकना है। और इसीलिए तुमको दरबार में इन करते ही सिजदा करना है। सिजदा का मतलब है कि आधा कमर 90 डिग्री पर आना चाहिए, 90 पर, इन्हें कि ऐसे किए 90 डिग्री पर, और उसके बाद ऐसे सलामी करो झुक करके, तो इसको सिजदा कहते हैं। इनमें टाइट भी नजर आया कि इतने हैं तो फिर तुमको भगा दिया जाए। सिजदा बढ़िया से होना चाहिए और इतना झुक करके सलामी ठोकेगा और तब फिर उठेगा, उसके बाद पैबोस करेगा। पैबोस का मतलब है कि फिर वहीं सूत जाओ दंडवत और आके मेरा जूता चूमो, क्यों? हम अल्लाह के प्रतिनिधि हैं। और तब स्टैंड अप हो और जाके बैठो। इसीलिए किया कि इतना करेंगे तो मेरा बैचमेट का बुद्धि ठीक हो। बात समझो रे, तुम ही में से किसी को बुला के कहेंगे कि अभी टीचर हो जाएगा ये विषय पढ़ाने का, तो तुम पढ़ाने देगा? तुम तुरंत क्या लिखने आता था इसको, भारी टेंशन देगा उसको। अब वो नया थियरी देगा। इस यहां पर जो पहुंच गया वो गुरु है, वहां विद्यार्थी है। और जो गुरु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है। और कोई भी बच्चा कोई क्लास में बिना पूछे नहीं आएगा, वहां खड़ा होकर हाथ जोड़ेगा, मैं आई कम इन, बोलेंगे यस, दैन अंदर, तो चुपचाप हाथ जोड़ रहा हो। फिर वहां खड़ा होगा, मैं आई टेक सीट, तब कहेंगे यस। अगर उसको सीट मिलना है तो उसके पहले आके यहाँ पैर छुएगा, क्यों? गुरु ब्रह्मा है विष्णु है, तब बैठेगा। इतना 3 को नियम लगा देगा तो अगर बैचमेट कोई फुरफार करेगा, फिर कहेगा बाप हाथ जोड़ के पूछना होगा, पैर छूना होगा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु है, तब जाके बैठना होगा। उसके बाद कहेगा कि चुप रहो, ये विष्णु है, ब्रह्मा, शांत रहे। देखो जी, अब बलवन का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। अब बलवन क्यों ये पॉलिसी लाया सिजदा का, पैबोस का, क्यों इसने जिल्ले इलाही कहा, क्यों नबायते खुदाई कहा, और क्यों घुसा के सीधे पुराने निकाल देता था, ये भी समझ गया। क्योंकि दरबार में कहता था कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि, अल्लाह का मजाक नहीं बनना चाहिए। और दरबार में तुम हंस दिया, पकड़ के लाओ, कितना माफी मांगो, सब नहीं है मृत्यु दंड। ये वो जहां मारेगा तो अगला फिर एकदम सही बाप खबर, इसके दरबार में उससे बढ़िया रिजाइन देकर निकल गया, नहीं तो रह गया। तो बहुत टाइट डिसिप्लिन है। और बलवन इन सभी सिस्टम से बहुत बढ़िया, देखिए अपने थ्योरी को इसने किया। बलवन के समय भी मंगोल आक्रमण होता है, ध्यान दीजिए। मंगोल आक्रमण में इसका प्रिय बेटा मारा जाता है 1285। इसके समय मंगोल आक्रमण में बलवन को जो बेटा मरता है तो इसको सबसे ज्यादा दुख है, क्योंकि उस बेटा को ही इच्छा रहा था कि राजा बने, इसलिए मंगोल आक्रमण में उसी को लड़ने भेजा था और वह मारा गया। बलवन बिहार तक का क्षेत्र जीता है और बिहार में, बिहार स्पेशल में पढ़ाएंगे, इल्तुतमिश में बिहार जीता है। और इसीलिए बिहार स्पेशल में हम जान के इल्तुतमिश वगैरह जोड़ेंगे। इस समय बलवन का बेटा है बुगरा खां। नाम क्या है? बुगरा खां। बलवन, बिहार का वैल्यू सोचो, राजा अपना बेटा को हेड बना रहा है, इतना वैल्यूबल जगह, और बुगरा खां बिहार के हेड बन गया। बलवन जब मरा तो बलवन के मरने के बाद अब हुआ कि हेड कौन बनेगा, तो अब हेड बनने के लिए इसी ने बलवन का जो बेटा बुगरा खां को बिहार भेजा हुआ। और बुगरा खां का जो बेटा है कैकूबाद, ये कैकूबाद को एक छोटा बच्चा है, बहुत टाइट डिसिप्लिन में बलवन रखा है। बाबा के पास पोता के रह के पढ़ने का मौका मिले तो बेचारा सीधा हो जाता है। और इसीलिए बलवन, वो भी बाबा साधारण नहीं, जिले इलाही वाले बाबा। ये बाबा कोई साधारण बाबा रहते तो कोई बात है, जिले इलाही वाले हैं, नवायते खुदाई वाले हैं। तो इन्होंने इतना टाइट रखा कैकूबाद को कि तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, इतिहासकार कहते हैं कि 16 साल का हो गया कैकूबाद, अभी तक किसी और लड़की को नहीं देखा। इतना टाइट है कि घर से निकलना ही नहीं है, तुमको बस एक हॉल है, कमरा है, तलवार सीखो, पढ़ाई सीखो, एकदम टाइट है। और बाबा पोता बलवन और कैकूबाद ने बड़ा प्यार भी, उसको बड़ा बढ़िया से सिखा रहे हैं। बाहरी दुनिया भी कैकूबाद नहीं देखा। और उसी समय बाबा बलवन की मृत्यु हो जाती है, वृद्ध भी काफी हो चुका है बलवन। और बलवन के मरने के बाद अब चूंकि यहाँ दिल्ली में ही कैकूबाद रह रहा है, बिहार में बुगरा खां रह रहा था, इसका बेटा। अब बुगरा खां की दायित्व बनती थी कि दिल्ली पे आके कब्जा कर, कोई रोक भी नहीं था, क्योंकि उसी का बन भी रहा था, बड़ा बेटा तो मारा गया, वो बेटा के गम में ही बलवन मर गया। अब यहाँ पे बुगरा खां क्या कहता है कि हम बिहार छोड़ के दिल्ली नहीं जाएंगे, यही ठीक। अब सोचो क्या बिहार है। बुगरा खां कहता है कि दिल्ली के राजा बन सकता था, जो कहा कि हम बिहार के ही रहेंगे और वहां मेरा बेटा संभाल ले। और इसीलिए जो मेन अनुभवी है वो बिहार रह गया और 16-17 साल वाला कैकूबाद दिल्ली का सत्ता संभाला। अब दिल्ली के सत्ता संभाले तो इनके जो नायब है, इनको तो बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि बहुत टाइट डिसिप्लिन में चला है। बलवन की बातों को इसने देखा है, तो इतना टाइट कंट्रोल नायब पे रखा है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब नायब दिमाग लगा रहा है कि हम लोग की चलंती कैसे होगी। तो कहा कि एक उपाय है इसका, उम्र बिगड़ने का सबसे आइडियल समय पे। और इसीलिए
इनको अब उस उम्र में जो है शराब कभी नहीं पिया था, बलबन रोके हुए था, खूब पिलाओ, खूब नाच गाना, अयासी इसको खूब करवाओ। धीरे धीरे 16-17 साल के लड़का को लाइन में भेजा, इसको इतना उधर लीन हो गया कि अब डेली नाच गाना और शराब में रहने लगा। और तब नायब को लगा कि अब लाभ मिलेगा, जो देखो एकदम टाइट से ढील हुआ था और बिगड़ गया। एक खबर जब बुगरा खां को मिला तो बुगरा खां स्पेशल मिलने आया। नायब पूरा कोशिश किया कि मिलने ना दे, क्योंकि मिलेगा तो उल्टा पुल्टा समझा दे, लेकिन दोनों मिले और बहुत बुगरा खां बढ़िया से कैकू बात को समझाया। क्या कर रहे हो तुम, कैसे चले थे, तुमको तो जान के इस तरह का लोग कर रहा है कि तुम उसी में लिप्त रहो और लोग पूरे तुम्हारा धन संपत्ति गायब करे, तो अभी भी समझ जाओ। इतना ब्रेन वॉश किया कि कैकू बात कहा कि हम समझ गए, अब शराब भी आ रहा है कहना, अब छोड़ेंगे हम धीरे धीरे। और 2 साल राजा रहा, इस 87 से लेकर के 89 तक, और 89 तक कैकू बात 2 साल राजा है। इसका एक संतान भी हुआ है क्यूमर्स। अभी तो इस समय ध्यान दीजिए, एक क्यूमर्स इसका बच्चा भी है, लेकिन अब ध्यान दीजिए अभी धीरे धीरे नशा से बाकी चीजों से दूर होने का कोशिश करो, और जब दूर होने का कोशिश कर रहा है तो इस समय नायब धोखे से इसकी हत्या कर देता है कि ऐसा सुधरेगा तो इसको मार देना ठीक। अब बताओ, जैसे ही मार दिया तो अब इसका जो बेटा है, जो अपने 17 साल 18 साल का, तो बेटा कितना साल का होगा, तो ये अभी 3 महीना के, और क्यूमर्स 3 महीना का है। यही 1290 में गद्दी पर बैठा है। ये शासन करेगा कि भे भे, ये तो समझ ही रहा, 3 महीना के लड़का शासन करेगा। और इसी को देखो बैठा करके, और जलालुद्दीन खिलजी इसका नायब है, और जलालुद्दीन खिलजी यहां बगल में है कि तो प्रतीक में बैठे हैं, शासन अभी करेंगे, बड़ा होंगे तो इनको गद्दी सौंप दिया जाए। और जलालुद्दीन खिलजी डेली देख रहा है कि मेरे टिप देंगे तो हम ही हिट हो जाए। 3 महीना का तो है, ज्यादा लफड़ा भी नहीं, बड़ा हो जाएगा तो हमको हो सकता है हटा दे, और एक दिन टिप दिया और क्यूमर्स खत्म हो गया और नया वंश शुरू हो गया। कौन सा, खिलजी वंश। तो तुगलक के बाद खिलजी डायनेस्टी आएगा। तो अब बताओ कैकू बात और क्यूमर्स की बात भी क्लियर है सबका। अब फटाफट नोट करिए इसको, जल्दी जल्दी लिख दीजिए, चलिए नीचे लिख दीजिए, आराम शाह। आराम शाह बोलिए, मलिक बेग, हाँ याकूब उसका भी आगे लिखाने में उसको कर लेंगे। यहां भी हम लोग देखेंगे मलिक बेग है, जो इनको उपाधि किसका दिया है, लाख बख्श का उपाधि देने वाले वही है। नीचे लिख दीजिए आराम शाह, नीचे स्टार लाकर लिख दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह शासक बना, उसका पुत्र आराम शाह शासक बना। नीचे डबल स्टार लाकर लिख दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने जनवरी 1211 में, ने जनवरी 1211 में जूद के युद्ध में, जूद का युद्ध अंडरलाइन कर देगा, जूद के युद्ध में, जूद के युद्ध में आराम शाह को हराकर उसकी हत्या कर दी, आराम शाह को हराकर उसकी हत्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। नीचे डैश लिख दीजिए, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहते हैं। नीचे डैश देखिए, शासक बनने के पूर्व, शासक बनने के पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, शासक बनने के पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। नीचे डबल स्टार लगाकर लिख दीजिए, भारत में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक, भारत में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक, भारत में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, तुर्क साम्राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और तुर्क साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक, दोनों एक ही में कर दिया ताकि क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन ना हो, तथा तुर्क साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक, तुर्क साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश था। नीचे डैश लिख दीजिए, इल्तुतमिश का अर्थ रक्षक होता है, इल्तुतमिश का अर्थ रक्षक होता है। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया, पहला सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया, दिल्ली को राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां है, लाहौर। पहली बार दिल्ली राजधानी किसने बनाया, इल्तुतमिश। नीचे डैश लिख दीजिए, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा मंसूर बिल्लाह, मंसूर बिल्लाह,
मंसूर बिल्लाह से सनद पत्र प्राप्त किया, मंसूर बिल्लाह से सनद पत्र प्राप्त किया, सनद पत्र प्राप्त किया और यह भारत का पहला वैद्य सुल्तान बना, और यह भारत का पहला वैद्य सुल्तान बना, भारत का पहला वैद्य सुल्तान बना। नीचे डबल स्टार लगा रास्ते लिख दीजिए। इल्तुतमिश ने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदार को मिलाकर, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदार को मिलाकर, तुर्क सरदार को मिलाकर चालीसा या तुर्क ए चहलगानी, चालीसा या तुर्क ए चहलगानी, चालीसा या तुर्क ए चहलगानी का गठन किया। दोनों क्वेश्चन दिमाग में बैठाओ। चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश। चालीसा को समाप्त किसने किया? बलबन। तुर्क ए चहलगानी का गठन किया। नीचे डैश लिख दीजिए, स्टार लगा के। इल्तुतमिश ने भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, अरबी सिक्के चलाए। नीचे फर्स्ट नंबर देख लिख दो। चांदी का सिक्का टंका, चांदी का सिक्का टंका और तांबे का सिक्का जित्तल कहलाया। तांबे का सिक्का जित्तल कहलाया। ये चीज और आपको बताया था कि इस समय एक नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई, क्या? सिक्का पर टकसाल का नाम लिखना। तो लिख दीजिए, इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश के समय पहली बार सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखने की, सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखने की प्रथा का प्रचलन हुआ, सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखने की प्रथा का प्रचलन हुआ, नाम लिखने की प्रथा का प्रचलन हुआ, प्रचलन हुआ। नीचे स्टार लगा के रास्ते लिखिए। इल्तुतमिश ने पहली बार, इल्तुतमिश ने पहली बार इक्ता प्रणाली प्रारंभ किया, पहली बार इक्ता प्रणाली प्रारंभ किया, जिसमें नगद वेतन के स्थान पर, जिसमें नगद वेतन के स्थान पर भूमि प्रदान किए जाते थे, नगद वेतन के स्थान पर भूमि प्रदान किए जाते थे। नीचे डबल स्टार लगा के लिखो। इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश के समय मंगोल शासक चंगेज खां, मंगोल शासक चंगेज खां मंगबरनी का पीछा करते हुए, मंगबरनी का पीछा करते हुए, मंगबरनी का पीछा करते हुए, मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक प्रवेश किया, सिंधु नदी तक प्रवेश किया। परंतु इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा मंगबरनी को सहयोग नहीं देने के कारण, मंगबरनी को सहयोग नहीं देने के कारण, मंगबरनी को सहयोग नहीं देने के कारण भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा टल गया, भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा टल गया, मंगोल आक्रमण का खतरा टल गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहली बार मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ? अभी ना देखे हम लोग, किसके समय? बहराम शाह के समय। किसके समय आक्रमण का खतरा टल गया? इल्तुतमिश के समय नहीं हुआ आक्रमण, ध्यान रखना। नीचे लिख दो। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के समय भारत में मकबरा शैली का निर्माण, इल्तुतमिश के समय भारत में मकबरा शैली का निर्माण प्रारंभ हुआ, इल्तुतमिश के समय भारत में मकबरा शैली का निर्माण प्रारंभ हुआ, मकबरा शैली का निर्माण प्रारंभ हुआ। उसने अपने पुत्र मोहम्मद के याद में, उसने अपने पुत्र मोहम्मद के याद में, मोहम्मद की याद में दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में, दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में पहला मकबरा का निर्माण किया, पहला मकबरा का निर्माण किया। नीचे डैश लिखे। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा किया, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा किया। आप आगे पढ़ोगे फिर आएगा जो इस पर फिर 2 मंजिला बनाया फिरोज शाह तुगलक, फिर लेकिन अंग्रेज में फिर पढ़ोगे उसका मरम्मत करवाया, तो आगे दो शासक और आएगा जो इससे संबंधित होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूरा की बात कहेगा तो आंसर ही मान, क्योंकि पूरा वही था, बाकी के 2 तले उसके ऊपर का सिस्टम है जो आपको एक्स्ट्रा बनवाया गया। यहां से जितना निर्माण का बजट था वो पूरा हो गया, तो इसमें निर्माण का कार्य पूरा करवाया। तीनों क्वेश्चन सुनेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया?
कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। फिर उसको मरम्मत और 2 तल्ला ऊपर कौन किया? फिरोज शाह तुगलक। फिर उसको भूकंप के बाद एक और शासक जोड़ेंगे जो आपको मॉडर्न में आ जाएगा। चलिए नीचे अस्तार ला के डैश के लिखे कुतुब इल्तुतमिश ने, कुतुब मीनार के बाद नीचे लिख दीजिए डैश के, इल्तुतमिश ने अपने आवास के बाहर संगमरमर का शेर बनाकर रखा, संगमरमर का शेर बनाकर रखा, जिसके गले में न्याय की घंटी बंधी थी, जिसके गले में न्याय की घंटी बंधी थी, न्याय की घंटी बंधी थी। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह। 2-4-5 लाइन छोड़े रहोगे, कुछ वैसा एक्स्ट्रा रहेगा, फिर ऐड होते रहेगा, उसमें एडजस्टमेंट वाला छोड़ के नोट्स बनाना। नीचे हेडिंग दीजिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ऑनलाइन में मैं जा नहीं रहा वीडियो, लगता है नेटवर्क की इशू है, बच्चे सब अपने आ गया। चलिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह, आगे हेडिंग दे दीजिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह। चलिए सही है हम लोग का। चलिए जल्दी बताओ, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय हम लोग देखिए सत्ता का वास्तविक नियंत्रण कौन कर रहे थे? उसकी माता शाह तुर्कान। इसके समय कहां विद्रोह हुआ? लाहौर। उस विद्रोह को जब दबाने गया तो सत्ता पे कौन आ गया? रजिया। लिख दीजिए जल्दी से नीचे डैश देके। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद तुर्क सरदारों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया। नीचे अस्तार लाकर रास्ते के लिख दीजिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय सत्ता का वास्तविक नेतृत्व उसकी मां शाह तुर्कान कर रही थी। उसकी मां शाह तुर्कान कर रही थी। नीचे डैश के लिखो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय लाहौर में विद्रोह हुआ। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय लाहौर में विद्रोह हुआ। जिस विद्रोह को जब वह दबाने लाहौर गया तो दिल्ली की सत्ता पर रजिया सुल्तान ने अधिकार कर ली। चलिए नीचे हेडिंग दे दो रजिया सुल्तान 1236-40। रजिया सुल्तान 1236 से 40। बहुत इंपॉर्टेंट। बताओ सल्तनत काल की पहली मुस्लिम शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। क्वेश्चन कई बार आता है, अस्तार लाकर रास्ते के लिख दीजिए। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, महिला नहीं भी लिखोगे तो शासिका से महिला हो गया। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। नीचे डैश देखिए रजिया सुल्तान दरबार में पुरुषों का वस्त्र पहनकर आती थी। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रजिया सुल्तान के समय भटिंडा के सरदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया। भटिंडा कहां है? पंजाब में। अल्तुनिया ने विद्रोह किया। नीचे डैश लिखिए अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने जब रजिया सुल्तान गई तो वहां उसकी हार हो गई और अल्तुनिया ने उसे कैद कर लिया। नीचे डैश लिखिए बाद में रजिया और अल्तुनिया ने विवाह किया। और कैथल कहां है? हरियाणा। और कैथल ब्रैकेट में लिख दो हरियाणा। कैथल का युद्ध 1240 में, कैथल के युद्ध 1240 में दोनों की हार हो गई।
चलिए, तो रजिया सुल्तान के बाद अगला राजा कौन है? बहराम शाह। तो हम लोग को लगभग लिखने में अभी जो है बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलवन, बाकी इधर अभी टाइम लगेगा। तो अगले दिन हम लोग इसको लिखते हुए आगे की ओर चलेंगे। इसमें सूचना पर समझ लीजिए, कल से ध्यान दीजिए, कल से मेंस वाला जो बैच है उनका 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी